गुड मॉर्निंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी। बिलेटेड हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। नाम तो आशीष है, लिखा हुआ नवीन का नमस्कार। ऐसा होमवर्क हो गया जी। शानदार तरीके से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी दिया था, लिक्विड सॉल्यूशन में भी दिया था। लिक्विड सॉल्यूशन में पीछे के 20 दिए थे मैंने। तो क्या हाल है भाई? जल्दी जल्दी से बताओ। हो गया क्या सारा होमवर्क? जल्दी बताओ। चलो बढ़िया नवीन। होमवर्क का स्टेटस क्या है? पहले क्या डिस्कस करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या लिक्विड सॉल्यूशन? बताओ। पहले एक काम करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले डिस्कस करेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में जल्दी से जल्दी जो भी डाउट्स है वो पूछ लो। 45 से 65 के बीच में किसी को कोई डाउट? 45 बता दूं योगेश? अरे योगेश तुम तो स्टार्टिंग ही बस। 45, 47, 48 और 50। सब में डाउट है, मैं देख लेता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 45 में एसोसिएशन का। योगेश बेटा खुद ही करो। यार 48 आर्यन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। आइस कितनी बनेगी? नहीं, तो -10 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज किया गया। के एफ 1.86 सॉल्यूट तो फ्रीज होने से रहा। तो 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH होल ट्वाइस, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? जल्दी से लिख के बताओ। डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, जो कि चेंज हो जाएगा। 250 तो इनिशियली था, कम रह जाएगा तो उतना। ये जो बचा हुआ वाटर है उसको 250 में से माइनस करना होगा। तो ये बताओ, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता है या नहीं पता है? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 1, 2, 3। अच्छा वेरी गुड, आया वो तो। क्या आंसर? इशिका का आंसर आया, आदर्श का आया, चंदन का भी आया, और केशु स्वयं, सतीश बिल्कुल सही। 62 ही होता है CH2OH होल ट्वाइस। वैसे तो फॉर्मूला भी बोल दिया था मैंने तो W इक्वल्स टू, यहां से करोगे तो 186। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन कह सकता हूं। ये इसलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है कि बात तो हो रही हेनरीज लॉ की। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हेनरीज लॉ तो कुछ इसी तरह से होता है, P इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। तो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन स्लोप तब पॉजिटिव होगा जब ये मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। जबकि क्वेश्चन में जो कर्व प्लॉट किया जा रहा है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट है। और जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करोगे तो यहां स्लोप माइनस में आ जाएगा। स्लोप जो है वो माइनस, और इंटरसेप्ट किसके बराबर, के एच के बराबर। इनफैक्ट स्लोप भी के एच के बराबर ही होगा, बट अब ये कर्व इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा, जिसका के एच ज्यादा उसका स्लोप सबसे ज्यादा नेगेटिव। अब डिसाइड कर लो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और जल्दी जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं आ रहे। भाई आगे बढ़ जाओ यार। 51 नहीं बता रहा हूं, 48 बता दिया। आगे बढ़ जाओ बेटा। नेक्स्ट, अब देख लो। बट अब क्या, मैं बता चुका हूं इनएफेबल। अब इसके बाद भी तुम मुझसे ही पूछोगे क्या? तुम्हारे पास आंसर नहीं है? 50 का सी होगा क्या? 57। ये बड़ा अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ इस तरह से समझ लो। दो ओपन कंटेनर है जिसको एक सील्ड कंटेनर में रख दिया। इसमें सॉल्यूशन, इसमें है उसी सॉल्वेंट का, सॉरी, इसमें सॉल्वेंट और इसमें है कोई सॉल्यूशन जिसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब क्या होगा यहां पर? तो देखिए, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये चाहता है कि इस पर, यहां पर प्रेशर पी नोट हो। ये क्या है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहां से वेपर्स बनेगी, यहां आके कंडेंस होगी, फिर वेपर्स बनेंगी, फिर यहां कंडेंस होगी। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि प्रेशर ज्यादा हो, ये चाहता है कि प्रेशर कम हो। वेपर्स बनेगी, फिर कंडेंस होगी, वेपर्स बनेगी, फिर कंडेंस होगी। तो यहां पर कह सकते हो कि सॉल्वेंट साइड में जो सब है, सॉल्वेंट साइड का वॉल्यूम कम होगा, सॉल्यूशन साइड का बढ़ेगा। बॉम्बे आंसर समझ में आ गया? फोर्टी नाइन में कैलकुलेशन करके देखो, जो भी आएगा अब उसके अकॉर्डिंग ही है। नेक्स्ट, जय बेटा, ज्यादा एक बार में एक बार लिखो, नहीं तो फिर। नेक्स्ट, आदर्श 47 बहुत आसान है।
नेक्स्ट, जो आंसर योगेश दे रखा वही सही है। सिक्सटी, आज सुबह से कोई क्लास नहीं हुई ऐसा? आज पहली क्लास है। 60, 61, आगे बढ़ जाऊं? क्वेश्चन नंबर 61। इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखना, अगर मास परसेंटेज दे रखा है 18.1 वेट परसेंट, तो इन सब में जब आप मोललिटी निकालते हो तो मोललिटी इक्वल्स टू आ जाएगा 18.1 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब करोगे तो ये 81.9 आएगा। 81.9 इंटू 1000, ये इसकी मोललिटी होगी। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोललिटी देखो, सीधी सी बात है, दोनों के लिए मोललिटी बराबर होनी चाहिए। हाँ, K4FeCN6 के केस में मोललिटी इंटू एन फैक्टर कर, सॉरी वांट ऑफ फैक्टर करना होगा, जो कि उसके लिए कितना हो जाएगा, K4FeCN6 5। ये इसकी मोललिटी, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए तो वांट ऑफ फैक्टर आएगा नहीं, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आएगा। अब इसको बराबर कर दो। नहीं, ये 100% आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो 1 + 5 - 1 इंटू इसका अल्फा, और इसका अल्फा कितना दे रखा है, 0.4। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 61। चेक करो, आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट कमेंट जल्दी करो यार। 64, आसान है, नहीं बता रहा हूं। हाँ, आर्यन पूछ रहा है 81.9 कहां से आ गया, सोचना आर्यन। हम्म, एक तो क्वेश्चन नंबर 65 में मुझे लग रहा है कि वो कंसंट्रेशन 0.5 मोल्स पर लीटर है। क्वेश्चन नंबर 65 में कंसंट्रेशन जो है वो 0.5 मोल्स पर लीटर होगी। और आपको क्या बताना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ बताना है। केएफ की वैल्यू दे रखी है, नहीं, इवन डेल्टा टीएफ भी दे रखा है हमें, और डेल्टा टीएफ कितना दे रखा, 0.0405, कंसंट्रेशन 0.5, वांट ऑफ फैक्टर फॉर दी, बस कहां प्रॉब्लम आ गई भाई, इसमें डायरेक्ट वांट ऑफ फैक्टर ही निकालना है। अच्छा, इसमें एक चेंज आएगा, मोललिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर। और यहां पर क्वेश्चन में हमें मोललिटी नहीं दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है। ये जो दे रखी है वो मोलरिटी दे रखी है,
और इसकी डेंसिटी जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है 1.05 ग्राम पर ml। तो अब आपको सबसे पहले यहां से मोलरिटी से मोललिटी निकालनी पड़ेगी, मोलरिटी से मोललिटी निकालनी पड़ेगी और फिर उस मोललिटी को पुट करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन करना पड़ेगा आप लोगों को। 1000 ml सॉल्यूशन में 0.5 मोल्स, किसके 0.5 मोल्स है? फॉर्मिक एसिड विच इज HCOH। तो ये कितना हो गया? 14 + 32 46। तो यहां पर डेंसिटी भी दे रखी, तो 1050, वैसे बराबर ही आ रही है। 1050 ग्राम में इसके कितने मोल्स हो गए? 46 ग्राम। और 46 ग्राम तो वापस सॉल्वेंट का वेस्ट लगभग 1000 ही आ रहा है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू मोलरिटी आ रही है, कर लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आर्यन कह रहा है कि सर समझ में आ गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट, डन। और कुछ बचा इसमें? देखिए आसान क्वेश्चन है, ढंग से नोट्स को पढ़ो, ढंग से अगर ओवन की हुई है कहीं कुछ नहीं अटकोगे, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, सब कुछ पहले से किया हुआ है, बट वो याद होना चाहिए। यहां आके डाउट पूछने से कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं वो सब, एक भी मतलब सब यहां पर रिपीट हो रहे हैं। कविश कह रहा 62, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का प्रेशर दे रखा है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। हेनरीज लॉ लगाओ 62 में, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा और उस मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है। मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी में कन्वर्ट करना हर्ष, और किसने पूछा था? कविश। अब सोच लो तुम, अगर मोल फ्रैक्शन को मोलरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर, यार इस कितनी बार पूछोगे? 60 बता ही दिया था मैंने। 60 बताया था क्या लास्ट टाइम? अभी कौन सा बताया? 61 बताया। फोर्टी एट क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, और 48 के बाद आप देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 60th क्वेश्चन बड़ा शानदार है भाई, बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है कुछ हद तक 48 जैसा ही है, लेकिन 48 में बहुत क्लियरली दे रखा था कि पानी कितना है, सॉल्यूट कितना है, दोनों अलग अलग डेटा दे रखे थे कि 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी में डाला। अब यहां प्रॉब्लम क्या हो गई? क्वेश्चन नंबर 60 में 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है साहब। 1 किलोग्राम में सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि उसमें सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का मास नहीं पता, उसमें मोलरिटी पता है लेकिन सॉल्वेंट कितना है वो नहीं पता। तो माइनस किससे करेंगे? और 0.75 मोलरिटी है, मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट अगर है तो 0.75 मोल्स है। हमारे पास सॉल्वेंट 1000 ग्राम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में सॉल्वेंट जो है वो 1000 ग्राम से कम है, क्योंकि 1 किलोग्राम किसका मास दे रखा है? सॉल्यूशन का मास दे रखा है। 1 किलोग्राम सॉल्यूशन का मास दे रखा है। तो अब यहां पर सबसे पहला काम तो ये बताओ 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा और सॉल्वेंट कितना होगा वो निकालना है। और इस 1 किलोग्राम सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है 0.75 m। इसको पहले सोचो आप, क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फिर से वही तरीका, कंसंट्रेशन टर्म हर जगह फंसोगे, मैं पहले भी बता चुका हूं। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ये ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं उसमें मेनली आपकी प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की तरह, कंसंट्रेशन के कारण ही होगी, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। थोड़ा बहुत जो समझने वाला पार्ट था वो राउल्ट्स लॉ के ग्राफ थे वो बता दिए। अब यहां पर बहुत सारे तरीके जिससे आप कर सकते हो। अगर मैं इस लाइन को रीड करूं तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेंस
0.75 मोल सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा है? सुक्रोज। तो यहां पर 3/4 इंटू 342 ग्राम सुक्रोज। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कैसी, आई डोंट नो, आसानी से कट रहे हैं। इतने ग्राम सॉल्यूशन, अब इतने ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। ये कितना है? इतने ग्राम। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आपको बताना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम में कितना होगा। 1 किलोग्राम, अब यूनिटरी लगानी पड़ेगी। इतने ग्राम सॉल्यूशन में, ये टोटल मास आ गया सॉल्यूशन का। इतने ग्राम में पानी कितना है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन में पानी कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 3/4 इंटू 342 इंटू 1000। सॉल्व करना, फिर आगे वाली स्टेप्स। अच्छा, आदर्श ने निकाला, बहुत बढ़िया। आदर्श कह रहा है कि 256.5 ऐसे सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें ढंग से देख लेना सॉल्यूशन में सारे डेटा। अब उसके बाद फिर वही फॉर्मूला लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 48 में किया था। हाँ एमडी बेटा, तुम्हारे डाउट्स मैं बताता ही नहीं हूं, जानबूझ के नहीं बताता हूं तुम्हारे डाउट्स, पता है। अब इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, तुम्हारा डाउट और बता दो, है सारे ही मैं बता दूं, फिर कुछ छोड़ूं क्यों? 20 क्वेश्चन में से 10 तो बता चुका हूं, फिर भी तुम्हारा और 11वां डाउट है। लेवल इज वेरी गुड। पेपर का लेवल जेई मेंस का मैं आपको पहले ही बता दूं, जेई मेंस का पेपर का लेवल अच्छा है। ढंग से पढ़ोगे तभी होगा। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये देखो, आप ये क्वेश्चन एडवांस से भी ज्यादा टफ है, एडवांस में भी आ जाए तो भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं। स्वयं इतना अपन समझदार है, कोई बात नहीं, कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ सकते हैं कि किसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि नंबरिंग ऐसा नहीं कि 25 की 75 हो जाएगी। एक दो अगर ऊपर नीचे होगी तो शायद क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ में आ जाएगा नहीं। डन। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने क्या होमवर्क दिया था आप लोगों को? 3 से लेके 32 तक, 3 से लेके 32 तक, जल्दी से 10 तक किसी में कोई डाउट? 10 तक किसी को डाउट? 9th में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन is -3.02, then and which of the following excited level is electron present? एक्साइटेड लेवल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो देखिए, जो ग्राउंड स्टेट होता है उसका N1 होता है, ये N2, और जो N2 होता है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेटा दे रखा है, पहले तो ये ढंग से पढ़ना। पोटेंशियल एनर्जी का डेटा दे रखा है 3.02, तो टोटल एनर्जी उसकी आधी होती है, तो 1.51, ये क्या आ गई? टोटल एनर्जी। अब सोचो आप, टोटल एनर्जी 1.51 कौन से लेवल की होती है हाइड्रोजन में? थर्ड लेवल की। तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? सेकंड। सेकंड। आंसर 9th का क्या दे रखा है? बॉम्बे। बिल्कुल सही।
एट्थ नहीं बता रहा हूं, थोड़ा खुद सोचो, सब हो जाएगा। इंग्लिश समझ में आनी चाहिए थोड़ी। 7th में भी डाउट है। बोहर रेडियस का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। बोहर रेडियस का मतलब होता है, जिसे जनरली हम ए नॉट लिख देते हैं, विच इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसे आप कह सकते हो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना किस में आंसर कैसा आ रहा है। इसको आप चाहो तो ए नॉट लिख सकते हो। बेटा जेई की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे डाउट्स बताऊंगा ना तो ऐसा लगेगा कि सर 11th 12th की क्लास पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैसे तो ये भी बहुत आसान है, फिर भी चलो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में पी क्यू आर, ये एनर्जी लेवल्स जो है वो पी क्यू आर है। आर से क्यू में जब जंप कर रहा है तो वेवलेंथ λ1, क्यू से पी में कर रहा है तो λ2, और आर से पी में कर रहा है तो λ3। ये वेवलेंथ दे रखी है, और यहां पर मैं आपको बता दूं जो एनर्जी होगी ये E3 जो होगी, ये E1 और ये E2। तो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा E3, वो किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2। अब आप इसको चाहो तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिख सकते हो, वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो एच न्यू 3 या एच सी अपॉन λ3 इक्वल्स टू एच सी अपॉन λ1 प्लस एच सी अपॉन λ2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। एक वर्ड यूज हुआ है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसको ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर उसकी एनर्जी माइनस में होती है, और न्यूक्लियस के बाहर मतलब इंफिनिटी पर उसकी एनर्जी जो होती है वो एट इंफिनिटी, मतलब एटम से बाहर उसकी जो एनर्जी होती है वो जीरो हो जाती है। टोटल एनर्जी इज जीरो। मतलब अब आपको किसी इलेक्ट्रॉन को मान लो जो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी -13.6 है, अगर आप उसे बाहर लेके जा रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो वो जो मिनिमम एनर्जी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो माइनस से जीरो चला जाएगा, अगर आप तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +13.6, जो कि कह सकते हो टोटल एनर्जी का साइन बदल दो, टोटल एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से। तो टोटल एनर्जी -13.6, तो आपको कितनी एनर्जी मिनिमम देनी पड़ेगी, 13.6। अगर इतनी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर निकल जाएगा। हाँ, अगर आपने इससे ज्यादा एनर्जी दी तो फिर वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इतनी एनर्जी जो है, ये एनर्जी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रही है, बाहर नहीं निकलने दे रही। कुल मिला के मतलब इतनी एनर्जी दो तो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जा सकते हो, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हो आप इसको। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। भाई खरीदना पड़ेगा कुछ भी मान लो, ये इतनी एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा दो, आपकी इच्छा है।
तो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, इन सब का मतलब एक जैसा है। बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो ये कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया, बाइंडिंग एनर्जी, दो वर्ड्स यहां पर मैं बता चुका हूं, ये याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी इस पे भी ध्यान रखना। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन आप कहां से निकाल रहे हो। मोस्ट कुछ नहीं लिखा होता तो हम यही मानते कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड से निकाल रहे हैं। अगर अदरवाइज गिवन है कि सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो कुछ नहीं, टोटल ऑफ एनर्जी का माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है, 19,800। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इसे कहा जाता है आयोनेशन एनर्जी 1, आयोनेशन एनर्जी 2, आयोनेशन एनर्जी 3, विच इज 19,800 किलो जूल। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी कितनी देनी पड़ी, 520। तो आपको ये बताना कि IE2 और IE3 कितना होगा। ये डेटा हमें पता है 520 किलो जूल, हमें IE2 और IE3 बताना है। अब देखो जो मोहर मॉडल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा तो बोहर मॉडल नहीं लगा सकते। तो यहां पर हमें पता है कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के निकलने के बाद वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, यही टोटल एनर्जी वाला, प्लस 13.6 Z² अपॉन N²। और पहला इलेक्ट्रॉन यानी 1s1, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1 में होंगे, दूसरा थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 में होगा। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो ग्राउंड स्टेट से ही निकलेगा। तो यहां पर 13.6 इंटू लिथियम है तो 9, 3 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 1। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल, किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना होगा। 13.6 इंटू 9, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये डेटा आ जाएगा जूल पर मोल में। किलो जूल में चाहिए तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड, तो दिस इज किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ गया। ये IE3 पता चल गई, तीनों का सम पता है, तो IE2 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 65 तक, सॉरी 65 नहीं, 32 तक दिए थे मैंने, 32 तक। ये कौन सा क्वेश्चन था, 15 था क्या, नहीं 15 तो नहीं था, ये 22 था ये। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट 17 हो जाएगा। राज मैंने हिंट दे दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो बता दिया, 22 भी बता दिया, 25 यार ये बड़े अच्छे सिंपल सा क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज्यादा मतलब इन्फिनिटी से, बामर सीरीज में आ रहा है तो इन्फिनिटी से 2 की वेवलेंथ दे रखी, रिडबर्ग इक्वेशन लगाओ, फिर वापस से पास्चन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब 4 से 3, लाइमन बामर पास्चन। बेटा सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालो, लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन की वेवलेंथ निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। फिर आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड का भी डिफरेंस निकालना और उनका रेशियो लेना है। 26 हो जाएगा, 30, 31, 32, वाह 28, कौन सा छोड़ा तुम लोगों ने, 28, 29, 30, 31, 32, 26, सब बता दो। वेरी गुड भैया, वाह बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन आज फिर डाउट है 30th में, NC2 को नहीं कर सकते हम कन्वर्ट।
नेक्स्ट देख लेता हूं, मेरे को जो सही लगेंगे वो बता दूंगा। 31 नहीं बता रहा, 6 से 2 में आ रहा है, कितने एनर्जी लेवल से इन्वॉल्व हो गए वो खुद देख लो। 6, 5, 4, 3, 2, 5 लेवल है, कितनी लाइंस दिखेगी। हाँ लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ट, बामर सीरीज की क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। बामर सीरीज की एक भी लाइन नहीं है। तो देखो बामर सीरीज मतलब n इक्वल टू 2, तो 2 लेवल गायब कर दो। थोड़ी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 6 से सेकंड ऑर्बिट लिखा हुआ और फिर कहा जा रहा है कि बामर सीरीज की एक भी लाइन नहीं है। बामर सीरीज की एक भी लाइन नहीं है मतलब वो 2 में आ ही नहीं रहा है। कहां तक आ रहा है, 3 तक। तो लेवल कौन से इन्वॉल्व हो गए, 6, 5, 4, 3, बस 6, 5, 4, 3, 4 लेवल इन्वॉल्व है, 6 लाइंस दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 32 में 9th एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है। 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब 10th लेवल में। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन 10th लेवल में n इक्वल्स टू 10 से ग्राउंड में आ रहा है। तो टोटल कितनी लाइंस दिखनी चाहिए, बस उसके बाद एक बात और कह रखा है कि विच में बी, लेकिन हमें टोटल लाइंस नहीं बतानी, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस विच में बी एमिटेड इन दी ब्रैकेट सीरीज। केवल ब्रैकेट सीरीज की बात हो रही है। तो ब्लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट यानी 4th में। तो यहां पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, टोटल लाइंस तो मैंने आपको बताई थी, बट अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी nth लेवल में है तो 1 में कहां कहां से आ सकता है, 1 में कहां से आ सकता है, 1 को छोड़ के कहीं से भी, 1 को छोड़ के कहीं से भी। तो लाइमन सीरीज की कितनी लाइंस होगी, n-1। पास्चन सीरीज की कितनी लाइंस होगी, n-2। बामर सॉरी लाइमन बामर की n/2, पास्चन की n/n-3, इस तरह से n-1, n-2, n-3 से अप टू 1। इसीलिए इसका आप सम करोगे, मैं रिवर्स में लिख रहा हूं, 1 + 2, जो सब n-1th लेवल होगा उसमें nth लेवल से वो आ सकता है। तो n-1th लेवल में आने का एक तरीका, तो 1 + 2 + 3 अप टू n-1, इसी का समेशन करोगे तो n-1 डिवाइडेड बाई 2। अप टू अगर n होता तो समेशन होता n+1/2, यहां पर अप टू n-1 है, इसीलिए n-1/2। ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आई है, जिसे आप nc2 भी लिख सकते हो। और इसमें से n-1 लाइंस लाइमन की होगी, n-2 बामर की होगी, n-3 पास्चन की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 32 में तो केवल आपको ब्रैकेट की पूछा जा रहा है। तो ब्रैकेट सीरीज की जो लाइंस होगी n-1 विच इज 10-6, 10-4 विच इज 6। समझ में आ गई मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 31 को ढंग से देख लेना। बामर सीरीज 31 की अगर मैं बात कर रहा हूं, वापस बामर सीरीज को हटाना, तो बहुत सारी जनता क्या करती है कि नंबर ऑफ बामर सीरीज रेडिएशंस हटा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर थर्ड में बामर में आ नहीं रहा, सेकंड में आ नहीं रहा, तो सेकंड से कभी जाएगा भी नहीं। तो केवल उस एनर्जी लेवल को ही हटा दो, बस आप केवल एनर्जी लेवल को हटा दो। जो बामर सीरीज गायब है, मतलब n = 2 पिक्चर से हट गया। अब बचे हुए एनर्जी लेवल पर nc2 लगा दो। चलिए डन। 45 मिनट्स हो गए भाई, ऑलमोस्ट 40 मान लो, चलो 41 मिनट्स हो गए डिस्कशन में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइमन, बामर, पास्चन ये सारी सीरीज बता दी थी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी आपको बता दिया था। हाँ बिल्कुल आशीष सही कह रहे हो। तो क्वेश्चन जो 31 था, 31 क्वेश्चन में बस यूं सोच लो 6 से 3 है, एनर्जी लेवल 6, 5, 4, 3 हो जाएगा। यार आदर्श 28th में क्या डाउट है। In a sample of hydrogen atoms, electron d excite from a level n to 1. The total number of lines belonging to Balmer series are 2. बामर की केवल 2 ही लाइंस है, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां होगा। बामर की लाइंस कितनी होती है, n-2।
और ये कितनी दे रखी 2, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 4। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर आयोनाइज्ड फ्रॉम लेवल n बाय photons of energy 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें इससे ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में है, फोर्थ एनर्जी लेवल में है, ये समझ में आ गया। हाइड्रोजन एटम है, फोर्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको हमने कितनी एनर्जी दी 13, तो कितनी एक्स्ट्रा दी 12.15। इतनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी है ये उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आंसर आ गया। तुम ओवन को ऐसे पूछते हो जैसे कि बस बेटा ओवन बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैं पढ़ाता हूं वही उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें। डन भैया डन, हो गया आज का। तो लास्ट टाइम मैंने आपको स्पेक्ट्रल लाइंस की सारी बातें बता दी थी, बोहर मॉडल से रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बोहर मॉडल से रिलेटेड सारी बातें बता दी। बट हाँ, बोहर मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो वो एक कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स जो है वो यहां पर लिख देता हूं मैं। पहला जो ड्रॉबैक है बोहर मॉडल का, एक सेकंड, ओ वन में ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, यार क्या है तुम लोग। जस्ट अ मिनट, मैं चाहता हूं कि वही ड्रॉबैक्स आपको बताऊं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो पहला ड्रॉबैक तो बोहर मॉडल का ये है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सेकंड ड्रॉबैक, it failed
explain fine spectrum of hydrogen atom. फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका क्या मतलब है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब समझाता हूं। इस वर्ड का मतलब एक्चुअली जहां हमने देखा ना कि भाई एक एक लाइन आनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 से 1 में जंप कर रहा है, 3 से 1 में जंप कर रहा है। अब 3 से 1 में जंप कर रहा है तो एक लाइन दिखेगी, 2 से 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ही लाइन दिखेगी। लेकिन जब अच्छे खासे स्पेक्ट्रोस्कोप इन्वेंट किए गए जिनकी पावर, रिजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा थी, तो ये देखा गया कि जो हमें लग रहा था ना कि यार 3 से 1 में जंप हो रहा है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला फोटोन एमिट हो रहा है, तो देखा गया कि ये जो एक सिंगल लाइन हम सोच रहे थे स्पेक्ट्रम में, जो सिंगल लाइन सोच रहे थे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो एक्चुअल में सिंगल लाइन है ही नहीं, वो ग्रुप ऑफ लाइंस है जिनकी एनर्जी एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो वो लाइंस जो है वो कोइंसाइड कर रही थी, लेकिन जब हमने उसको और ज्यादा रिजॉल्व किया तो हमने देखा कि ये लाइंस तो अलग अलग हैं, एक सिंगल लाइन नहीं है। बोहर मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब यही रिजल्ट है जिसके कारण हमने ये सोचा कि हर एक शेल में एक सबशेल होता है। उस चीज को सबशेल से कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी तो हमें क्या लग रहा है कि n इक्वल्स टू 3 कोई लेवल है, लेकिन बाद में हमने कहा कि हर एक शेल के अंदर सबशेल्स भी होते हैं, तो इसके अंदर 3s भी होगा, 3p भी होगा और 3d भी होगा। सब अगर इलेक्ट्रॉन 3s से जंप कर रहा है तो फोटोन की एनर्जी अलग अलग होगी, 3p से कर रहा है तो अलग होगी, 3d से कर रहा है तो अलग होगी। हाँ, ये अलग बात है कि 3s 3p 3d में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। तो इसीलिए बोहर मॉडल से हमें यह समझ में आया कि भैया हर एक शेल के अंदर सब शेल और डालने पड़ेंगे, नहीं तो आप स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहीं से हर एक शेल के अंदर सब शेल का कॉन्सेप्ट जो है वो पिक्चर में आया। बट हाँ, बोहर मॉडल का तो ये ड्रॉबैक था, क्योंकि बोहर मॉडल में ऐसा कोई सब शेल हमने नहीं बोला। तो ये तो हो गया एक ड्रॉबैक बोहर मॉडल का। सेकंड हो गया मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। थर्ड वन, इवन यहीं से अब मैं आपको समझाता हूं हर एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया कि जब हमने किसी एटम का स्पेक्ट्रम लिया और उस पर बाहर से जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो जो ये एक सिंगल लाइन हमें यहां दिख रही थी ना, ये एक सिंगल लाइन जो हमें यहां पर दिख रही थी, ये भी स्प्लिट हो गई। मतलब इसकी जगह 2 लाइनें, 3 लाइनें, 5 लाइनें ऐसे दिखने लगी। इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये स्प्लिटिंग नहीं थी, ये तो हमने कब देखा जब अच्छा खासा रिजोल्यूशन बढ़ाया तो हमें ये दिख गया कि एक लाइन नहीं है, इसकी जगह बहुत सारी लाइंस है। नाउ ये एक सिंगल लाइन है, लेकिन जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो एक सिंगल लाइन की जगह हमें 2-2, 3-3 लाइनें दिखने लगी। ऐसा क्यों हुआ? तो अगर एक 3p ऑर्बिटल की मैं बात करता हूं तो 3p ऑर्बिटल में, 3p सब शेल में हमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। नॉर्मली उनकी एनर्जी सबकी बराबर होती है, लेकिन अगर आप बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी बदल जाती है। जब एनर्जी सेम होती तो इन्हें हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एनर्जी जब बदल जाती तो हम कहते हैं कि इनकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो गई, अब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल नहीं रही। तो अगर इस ऑर्बिटल से जंप कर रहा तो एनर्जी अलग होगी, इससे जंप कर रहा तो अलग होगी, इससे जंप कर रहा तो एनर्जी अलग होगी। तो यहीं से सबशेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आया। और यहां पर 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है उसे को कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग होती है उसे कहा जाता है जीमान इफेक्ट। तो जो थर्ड ड्रॉबैक है वो आप लिख लीजिए, इट वॉज ऑल्सो failed to explain the splitting of spectral lines in presence of
मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं जीमान इफेक्ट, और एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट, जिससे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। बोहर मॉडल इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये यहां पर ध्यान रखना, यहीं से ये सारी चीजें निकल के आती है। क्यों हम ये मॉडल पढ़ रहे हैं आपको बताइए, जो पुराने मॉडल से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमें प्रॉब्लम समझ में आती है कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ताकि जो लेटेस्ट मॉडल है, जो न्यू मॉडल है, उसमें वो वाले इश्यूज नहीं आए। इसीलिए पुरानी चीजें बहुत कुछ समझाती है। ऐसा नहीं कि सर क्यों पढ़ रहे हैं बोहर मॉडल, आपको भी पता मुझे भी पता है कि सर आप सही नहीं है, फिर भी आप पढ़ा रहे हो। वो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आगे के मॉडल के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपने शेल के अंदर सब शेल क्यों सोचे, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स क्यों सोचे, मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा हूं, आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया। तो बेटा ये सब ऐसे नहीं आता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे लॉजिक होता है। हम कुछ सोचते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हमें लगता है और कुछ सोचा जाए, तो धीरे 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 सालों लगे ये सब डेवलप होने में। तो ये था थर्ड इफेक्ट। फर्दर बोहर मॉडल का एक और मेजर ड्रॉबैक ये था कि बोहर मॉडल ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए कि क्यों एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए भी बोहर मॉडल ने कुछ भी नहीं कहा। खैर उसके लिए हमारे पास आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये सारी थ्योरीज आई है, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, failed to explain the ability of atoms to form molecules। देखिए ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स है जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। बाकी तो आप और भी कह सकते हो कि सर mvr इक्वल टू h/2 कैसे आया, बोहर ने उसका कुछ भी नहीं बताया, बस लिख दिया कि ऐसा होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होना चाहिए। कहां से आया इसके बारे में बोहर ने कुछ भी नहीं कहा था। तो ये जो ड्रॉबैक्स है मैंने वही लिखे हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, जो आपको पता होने चाहिए। डन। नेक्स्ट ये था बोहर मॉडल। उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोहर मॉडल पढ़ने के बाद आप ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। वैसे तो ये बोहर मॉडल के पहले ही आ गया था, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया था, जबकि बोहर मॉडल इसके बाद में आया। लेकिन हाँ, बोहर मॉडल पढ़ने के बाद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम यहां पर मैं आपको बता दूं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो बोहर मॉडल डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं होगा, बट थॉट वही आप यूज कर सकते हो। क्या देखा गया कि अगर किसी मेटल प्लेट पर लाइट गिरती है ना, तो इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। जब लाइट गिरती है तो इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू लाइट। एक्सपोज्ड टू लाइट मतलब फोटोन आप कह सकते हो। लेकिन अब इसमें बहुत सारी बातें आती है, क्या किसी भी वेवलेंथ वाली लाइट को अगर हम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे? तो ऐसा देखा गया कि नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स अगर आप यूज करते हो तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते हैं। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को पता है क्या कहा जाता है? आई थिंक सबको पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी तरह की दो तीन और टर्म्स है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हाँ, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए कह सकता हूं मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, और यहीं से अब टर्म्स अगर मैं डिफाइन करूं तो एच न्यू नॉट और ये एच सी अपॉन लेमडा नॉट। इस एनर्जी ऑफ फोटोन,
इसको हम जनरली W से लिखते हैं या फाइ से लिखते हैं, और इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। इसे बोला जाता है वर्क फंक्शन, और या फिर आप कह सकते हो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन में आप ऐसे कह सकते हो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो फोटोन की मिनिमम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, वेवलेंथ मिनिमम नहीं है, वेवलेंथ मैक्सिमम है कि इससे ज्यादा वेवलेंथ हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो वेवलेंथ मैक्सिमम है, बाकी सब मिनिमम है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ लिख देता हूं मैं यहां पर, क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है। लॉजिक बड़ा सिंपल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप सबको पता ही, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं तो हमें उनको आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ये बोहर मॉडल से हमें समझ में आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट बोहर मॉडल नहीं लगा सकते क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए वैल्यू कितनी होगी वो आप फॉर्मूले से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम जरूर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी मेटल के लिए ये एनर्जी कितनी चाहिए। और जनरली देखा गया कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, उनके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है, उनमें से इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए हमने जो फ्रीक्वेंसी यूज की है या जो हमने एनर्जी यूज की है वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो क्या जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन से कम इजेक्ट होते हैं। कारण इसका यह है कि मान लीजिए एक फोटोन यहां पर जाके टकरा रहा है किसी से, अब अंदर के किसी एटम में से अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर इधर उधर के एटम्स इधर उधर के इलेक्ट्रॉन से टकरा के वो अंदर ही रुक जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फोटोन जो कि जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन उसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बट जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उतने इजेक्ट होंगे, ये जरूरी नहीं है। प्लस मान लीजिए आपके फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, और एच न्यू नॉट उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो एच न्यू में से एच न्यू नॉट तो एनर्जी किस में चली जाएगी? उस इलेक्ट्रॉन को एटम में से बाहर निकालने में। अब लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकला तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने दी है वो उसकी किस में चली गई? काइनेटिक एनर्जी में चली गई। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है तो इधर उधर टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है हम कहते हैं कि ये उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो ये उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। जरूरी नहीं कि सभी इलेक्ट्रॉन इसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकले, कुछ इस काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, कुछ इससे कम पे निकलेंगे। हाँ, जो सरफेस वाले हैं कह सकते हैं कि चांसेस है कि उनकी ज्यादातर की एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, लेकिन जो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इससे कम होगी, तो इसीलिए इसे कहा जाता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इतनी होगी। अब किसकी कितनी होगी वो नहीं बता सकते, बस आप केवल इतना बता सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो के ई मैक्स पर ही आते हैं, वो के ई मैक्स पर ही आते हैं कि बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, चाहो तो इसको लेमडा की टर्म में भी लिख सकते हो, एच सी अपॉन लेमडा अपॉन एच सी अपॉन लेमडा नॉट विच इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। और फिर से बता दूं, जितने फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। हाँ, यहां पर एक और चीज पॉइंट नोट कर सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके के ई मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है। 0 से लेके के ई मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकती है। सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, किसी की कम किसी की ज्यादा। वो डिपेंड करेगा कि वो कितना टकरा रहा है, कहां से निकल रहा है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो पहली चीज तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मेरा मानना है कि 10%, 10 में से एक पेपर में इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे खासे चांसेस इस पर होते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 10 पेपर में से एक में, थोड़ा कभी ज्यादा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, राइट। अब यहां पर ये फॉर्मूला तो सामने है,
थॉट प्रोसेस बिल्कुल वही है। इसी तरह के क्वेश्चन देखो बोहर मॉडल में भी बनते हैं। बोहर मॉडल में भी पूछा जा सकता है कि बताओ एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वहां पर भी आप ये निकाल सकते हो। बट बोहर मॉडल में ये कि हमें पता होता है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कितनी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोहर मॉडल के केस में कह सकते हो आयनोएशन एनर्जी के बराबर है, तो वहां पर वो वैल्यू पता होती है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। ज्यादा से ज्यादा आप चाहो तो कर्व प्लॉट कर सकते हो। यहां पर अगर हम कर्व प्लॉट करें एक केई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो यहां पर जो भी इक्वेशन मैंने लिखी थी वापस से लिख देता हूं, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, तो ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी पर तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे। कभी कभी इस कर्व को आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होगी, इंटरसेप्ट विच इज एच न्यू नोट, नेगेटिव साइन के साथ होगी। और इस कर्व का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। और फ्रीक्वेंसी जब जीरो है तो ये वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, यहां पर मैंने इंटरसेप्ट तो सही, हाँ, ये फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो किसके बराबर होगी, न्यू नोट। ये फ्रीक्वेंसी है और ये काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर तो वैल्यू माइनस एच न्यू नोट और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद कर्व कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में भी यही सारी चीजें पढ़ चुके हो तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्दर अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन आता है कि जो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किस पर डिपेंड करेगी, वो किस पर डिपेंड करते। तो यहां पर अब मैं लाइट से रिलेटेड दो टर्म्स यूज कर रहा हूं। पहले तो ये बताओ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका क्या मतलब होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब तो यश वही होगा, लेकिन जनरली ये वर्ड मैंने तो नहीं देखा, थ्रेशोल्ड ही यूज होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या समझते हो, कोई कह रहा पावर पर यूनिट एरिया, कोई कह रहा एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, या राइट, पावर पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितनी लाइट गिर रही है, इसको आप ब्राइटनेस भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही कहा, इसको आप ब्राइटनेस भी बोल सकते हो। अच्छा, अब ये किस पर डिपेंड करती, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी किस पैरामीटर पर डिपेंड करती, कैसे पता चलेगा कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है इसकी इंटेंसिटी कम है। कैसे पता चलेगा किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइट की कौन से पैरामीटर से आप बताते हो। बताओ जल्दी से। भाई पैरामीटर अगर है तो एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, बस एक फोटोन की एनर्जी से पता चल जाएगा, एक फोटोन की एनर्जी से काम हो जाएगा। अब इसको सोचने के दो तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। एक तो है लाइट की वेव नेचर और दूसरा वो लाइट की पार्टिकल नेचर। दोनों से अलग अलग तरीके से हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। एज पर वेव नेचर अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ही लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी उतनी ही ज्यादा होगी।
एक तरीका तो ये है, बट ये कौन सी नेचर के अकॉर्डिंग है? वेव नेचर के अकॉर्डिंग। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पूरा पार्टिकल नेचर पर डिपेंड करता है। तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो एज पर पार्टिकल नेचर। अब सोचिए आप कि पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितनी एनर्जी स्ट्राइक करेगी। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसे एक सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी है, सिंगल फोटोन की एनर्जी कितनी है। और एक सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एक सिंगल फोटोन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अब इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करेगी कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितने फोटोन्स स्ट्राइक कर रहे हैं। पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहां पर सेकंड फैक्टर आएगा नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। और इसी को हम, अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन है बहुत सारी बुक्स में, इसी को मैं क्या बोल देता हूं? फोटो इंटेंसिटी। इसको हम बोलेंगे फोटो इंटेंसिटी। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि फोटो इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब हमने पता क्या किया? पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं वो नंबर्स बढ़ा दिए। फोटो इंटेंसिटी बढ़ने से भी इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैंने फोटो इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई तब भी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूं। अगर फोटो इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई तब भी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूं। कैसे बढ़ा सकता हूं? फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। तो एक तो हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ा सकते हो आप, ये ऑप्शन है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दो, मतलब फोटो इंटेंसिटी बढ़ा दो। बहुत जगह पर मैं आपको बताऊं लैंग्वेज क्लियरली नहीं बोली जाती जिसके कारण कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर मैंने फोटो इंटेंसिटी वर्ड अलग से बोला, इंटेंसिटी अलग से बोला और फ्रीक्वेंसी वर्ड अलग से बोला है। पहले इससे समझते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब आप सोचो कि अगर ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? क्या वो फ्रीक्वेंसी पर और फोटो इंटेंसिटी दोनों पर डिपेंड करेगी, या दोनों में से किसी एक पर डिपेंड करेगी? इन दोनों में से वो किस पर डिपेंड करेगी? मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यस, बताइए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है के ई मैक्स डिपेंड्स ऑन बिल्कुल सही कहा, केवल फ्रीक्वेंसी पर। डिपेंड्स ओनली ऑन कर देता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सॉरी, maximum kinetic energy depends only on frequency of incident light। फोटो इंटेंसिटी पर वो डिपेंड नहीं करती है, लिख लो यहां पर, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। भाई ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ज्यादा फोटॉन्स अगर स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, लेकिन उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। फॉर्मूले से भी आप देखोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर। ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होंगे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पर आते हैं, इन्हीं पर आते हैं। बस गड़बड़ क्या होती है मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जगह पर इवन फिजिक्स में भी आप इस फोटो इंटेंसिटी की जगह इंटेंसिटी लिख देते हो। फिजिक्स में भी ऐसा होता है कि फोटो इंटेंसिटी की जगह लिख दिया जाता है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यानी वहां ज्यादातर इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड को बोलते। मुझे लगता है वो लैंग्वेज सही नहीं है,
ज्यादा अच्छा है कि हम उसको फोटो इंटेंसिटी बोल लें, तो बहुत क्लियरली बात समझ में आती है। तो इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग रखना चाहिए, इंटेंसिटी अलग, फोटो इंटेंसिटी अलग। तो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो इंटेंसिटी, या फिर आप वर्ड ही मत बोलो फोटो इंटेंसिटी, सीधा सीधा बोलो नंबर ऑफ फोटोन्स। फिर लैंग्वेज पूरी बोलो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसके इंडिपेंडेंट होता है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। पॉइंट्स बड़े सिंपल से हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये भाई साहब प्रवीण कोई आया, फ्रीक्वेंसी और नंबर तो एक ही चीज है। वाह भाई साहब, सैल्यूट तुम्हें प्रवीण बाबू। फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटोन्स को तुमने एक जैसा कर लिया। मेरे को बख्श दो भाई, मेरी नॉलेज को मत बिगाड़ो, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं। एक और टर्म यहां पर यूज होती, फोटो करंट। फोटो करंट ये क्या होती है भाई? फोटो करंट, लेट से ये एक मेटल प्लेट है, और इस मेटल प्लेट से क्या किया हमने, एक बल्ब को कनेक्ट कर रखा है, यू मान लो। और यहां पर एक समथिंग ग्लास चेंबर है, ये एक मेटल प्लेट है, और इस मेटल प्लेट पर फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं। फोटॉन्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो होगा क्या, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ये यहां पर जैसे ही यहां से इजेक्ट होके जाएंगे, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो इस मेटल प्लेट तक पहुंच जाएंगे। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो यहां पर इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, तो सिंस यहां पर प्लस चार्ज है, तो यहां पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए वापस प्लस चार्ज की ओर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और वापस से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे, फिर से वायर के थ्रू होते होते यहां पहुंच जाएंगे। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आप लाइट यहां पर पास कर रहे हो। जब तक आप यहां पर लाइट गिरा रहे हो, तब तक यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते रहेंगे। इस वायर में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और अगर वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हो किसका फ्लो होगा, करंट का। और इसी करंट को हम कहते हैं फोटो करंट। फोटो करंट सिंपल सा वर्ड है। फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, उसे कहा जाता है फोटो करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम कह रहे हैं फोटो करंट। समझ में आ गई मेरी बात? इवन मैं आपको बता दूं, जो जितने भी थेफ्ट कंट्रोल, चोरी रोकने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ना, उसमें इस तरह के इक्विपमेंट्स का अच्छा खासा यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है, ऐसा एक छोटा सा यूनिट होती, छोटा सा पूरा यूं कह दो कि आप एक तरह से, ये सर्किट होता है, उसको जो लॉक होता है ना, जहां पर की लगाते हैं, वहां पर इसको लगा दिया जाता है। अब क्या होता है, जब भी कोई चोर जो होता है चोरी करने आता है, तो वो टॉर्च से लाइट जलाता है ताकि उसे दिखे कुछ, और जैसे ही यहां पर लाइट गिरती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर अगर कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई सायरन लगा हुआ है, तो जो सायरन है वो रिंग करने लगता है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होते हैं। हाँ, यस, अलार्म रिंग करने लगता है। तो यहां पर अब मेनली जो बात आती है, ये जो फोटो करंट है, ये तो समझ में आ गया फोटो करंट क्या होती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फोटो करंट है, ये किस पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, फोटो करंट जो है, सोचो अब आप ये किस पर डिपेंड करेगी। ये इस पर डिपेंड करेगी कि पर सेकंड कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं। जितने ज्यादा पर सेकंड फोटोन स्ट्राइक करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस वायर में फ्लो भी करेंगे। तो ये जो फोटो करंट है, इट डिपेंड्स ऑन, फोटो करंट डिपेंड्स ऑन फोटो इंटेंसिटी and is independent of
एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई भाई? जितने ज्यादा फोटॉन्स पर सेकंड स्ट्राइक करेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो फोटो करंट उतनी ही ज्यादा होगी। क्वेश्चन यही आते हैं जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस चैप्टर पर, पर्टिकुलरली थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और वो क्या आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं बचेगा इसमें। रिपीट होंगे क्वेश्चन, जेई में आते हैं, रिपीट होते हैं, और जो यहां लिखवा रहा हूं वही क्वेश्चन यहां पर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े इस। ठीक है, ये सौरभ क्या लिख रहा है, बचपन में देखते थे पिंक पैंथर, फिर देखा मार्वल का ब्लैक पैंथर, बट बेस्ट इज अखिलेश कांथर। ऐसा, धन्यवाद। कांथर से पैंथर, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात। फोटो करंट किस पे डिपेंड करती, किस पे नहीं करती। देन यहीं पर एक वर्ड और यूज होता है, पता आप सबको, एक और टर्म यहां पर यूज होती है। ये सौरभ का कहना है, मेरा नहीं कहना था, सौरभ का कहना था। AKK का फुल फॉर्म अखिलेश कुमार कांथर। वैसे ये कांथर नहीं है, इट इज कांठेड़, बट कांठेड़ की जो स्पेलिंग होती है वो यही होती है। स्पेलिंग तो ये है, अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे, हाँ, ये ऐसे लिखा जाता है, कांठेड़। खान नहीं है भाई, खान नहीं है। गॉट इट? हटा रहा हूं इसको वापस। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आते हैं। एक और टर्म यहां पर जो यूज होती है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ज्यादा पेप्सी का प्रचार मत करो भाई, है ना। ये 10 रुपए की पेप्सी आजकल तो आती भी नहीं है, शायद मुझे लगता है आती है क्या, आई डोंट नो। स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? अब यहां क्या किया जाता है, जैसे ये सर्किट है, इसमें आप फोटॉन्स गिरा रहे हो जिससे करंट फ्लो कर रही है। अब हम ये चाहते हैं कि ये करंट फ्लो ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां नहीं पहुंचे, तो हमें अब इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक पहुंचने से रोकना है। वो कैसे रोक सकते हैं उसको पहले समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है सब। अगर मैं यहां पर एक प्लस प्लेट लगा देता हूं और यहां पर मान लो एक प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, और यहां सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो जैसे जैसे इसकी ओर जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर यहां पर ये वी पोटेंशियल की बैटरी हमने यूज की है, वी पोटेंशियल की बैटरी हमने यहां यूज की है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू वी, जहां पर Q इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और V जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पर लगाया है, तो ये उसकी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ानी है, तो यहां पर जितना प्लस चार्ज होगा, यहां जितना माइनस चार्ज होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा, अगर मान लो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर हो जाएगी, ½ mv²। तो आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट करवा रहे हो।
एक्सिलरेट करवा रहे हो। तो अब यहां पर दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। एक्सिलरेट करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो तो कुछ नहीं करना है, इनकी पोलरिटी को बदल दो, यहां पर नेगेटिव चार्ज लगा दो और इधर पॉजिटिव चार्ज कर दो, तो अब इतनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। हाँ, ध्यान रखना, इतनी काइनेटिक एनर्जी का चेंज तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचेगा। अगर आधा पहुंचेगा तो आधी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, 1/4 पहुंचेगा तो 1/4 काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, 70% पहुंचेगा तो 70% चेंज होगा, 80% पहुंचेगा तो 80% चेंज होगा, और फाइनली अगर यहां तक पहुंच जाएगा तो इतना चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, हमें यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहीं पर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से ये यहां पर कोई मेटल प्लेट है, और अब हमने क्या किया, इस मेटल प्लेट से एक कोई बैटरी कनेक्ट कर दी। ये पहले वाला अरेंजमेंट था हमारा जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, अब हमने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इससे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। थोड़ा डेटा लेके समझाता हूं, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, और यहां पर अब सुनना अच्छी तरह से, यहां पर आपने क्या किया, केवल 2 वोल्ट की बैटरी लगाई। कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की बैटरी लगाई। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2 वोल्ट की बैटरी से काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी या कम होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के केस में क्यू की जगह ई लिख सकते हो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इस 2 वोल्ट की बैटरी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम होगी तो कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहां से हमें पता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी की 1 से कम होगी, किसी की 1 से 2 के बीच में होगी, किसी की 2 के 3 के बीच में होगी, 3 के 4, इस तरह से अलग अलग होगी। काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम होगी नहीं। तो अब होगा क्या, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, सोचो जिनकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उनका क्या होगा? जिनकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या होगा? अब वो जैसे ही यहां से बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब वो आधे रास्ते तक पहुंचेंगे, आधे रास्ते तक पहुंचेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां तक पहुंचने पर तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो जाएगी। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो थी वो 0 हो जाएगी। और जैसे ही 0 होगी, अब क्या होगा, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहां 0 होगी, तो यहां से ही वो वापस पलट जाएगा, वापस लौट जाएगा, आधे रास्ते तक आएगा और वो लौट जाएगा। बट जिनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी कम है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी कम है, तो वो भाई साहब ऑलमोस्ट यहां तक पहुंचेगा, और जैसे ही इस प्लेट पर टच होने ही वाला होगा वो लौट जाएगा, वो रिवर्ट हो जाएगा, यानी वो भी इस प्लेट तक नहीं पहुंचेगा जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, जिनकी मान लो काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो यहां तक आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी अभी भी 0 नहीं हुई है। हाँ, कम हो गई लेकिन 0 तो नहीं हुई। जिनकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी उनकी 3 रह गई, जिनकी 4 थी उनकी 2 हो गई, जिसकी 3 थी उसकी 2 हो गई, सॉरी जिनकी 3 थी उनकी 1 रह गई, लेकिन वो यहां तक पहुंचेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने 2 वोल्ट का यहां पर, इसको बोला जाता है नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, 2 वोल्ट का नेगेटिव या रिटार्डिंग पोटेंशियल अगर आप लगा रहे हो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुकेंगे, कुछ रुक जाएंगे, कुछ अभी भी पहुंचेंगे। अब आप चाहते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचे, तो यहां पर जो बैटरी आपको लगानी पड़ेगी वो कितने वोल्ट की लगानी पड़ेगी? 5 वोल्ट की। अब आप जब 5 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो क्या होगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी जस्ट जैसे अब जब यहां पहुंचेगा
यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो वापस लौट जाएगा। जो 4 वाला है वो तो यहीं कहीं से लौट जाएगा, जो 3 वाला है वो यहां से लौट जाएगा, 2 वाला यहां से, 1 वाला यहां से लौट जाएगा। यानी अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा, मतलब फोटो करंट फ्लो नहीं होगी। तो कितना पोटेंशियल लगाने पर, 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर फोटो करंट जीरो हो जाएगी। तो इस 5 वोल्ट को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस 5 वोल्ट को बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो कह सकते हो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी रोकना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, जीरो करना है। तो यहां पर ये एनर्जी किसके बराबर हो जानी चाहिए, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, QV। कितना पोटेंशियल लगा रहे हो, और अब हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो जाए, जीरो। फाइनली क्या हो जाए, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस तरह से रिटार्डिंग है, मैग्नीट्यूड वाइज आप नहीं तो सोच लेना कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इतनी थी, फाइनली कितनी हो जानी चाहिए, जीरो। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाना चाहिए, QV नॉट के बराबर। तो KE मैक्स जो इनिशियली थी फाइनली जीरो, तो इतना चेंज, ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी QV नॉट के बराबर होना चाहिए, तो इक्वल्स टू QV नॉट, जहां पर इस V नॉट को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो V नॉट है ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर। कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, 100 या 50 हो, अगर आपने 5 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया तो अब कोई भी नहीं पहुंचेगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। तो डिपेंड्स ऑन, ये इसके लिए लिख रहा हूं, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। हाँ, जो Q है वो E है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो Q है वो E है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन मत पूछो बेटा, तुम लोग सोचो जेई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी पढ़ चुके हो तो अब उसमें तो क्या है ये। होमवर्क की अगर हम बात करें तो 32 तक तो दे दिए थे मैंने, 33 से लेके ज्यादा तो नहीं आज, 33 से लेके 38। S1 में थोड़े थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूं ताकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। 14 से लेके 17। तो इसमें से भी एक एक कम कर देता हूँ, 16, 30, 44, बस। ज्यादा नहीं दिया मैंने, चाहो तो थोड़ा और आप कर सकते हो, ऐसा नहीं, 3 3 3 9 और ये कुछ 15-20 क्वेश्चन ही दिए, क्योंकि कल वापस क्लास है, ठीक है। बेटा राहुल अभी केवल कोर्स पहले कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। जब नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ने के साथ साथ वापस से कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, और मैं यही कहूंगा प्रैक्टिस करते वक्त जो क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं उनको वापस से करो, जो पुरानी चैप्टर्स हैं उनकी ओवन वापस से लगाओ, जिससे फ्लो आएगा, और फ्लो आने के बाद फिर PYQs करो। नोट्स, थोड़े से ओवन के क्वेश्चन, फिर PYQ। नोट्स पढ़ते डायरेक्ट PYQ पर आ जाओगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। हाँ, अगर किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस है कि सर नोट अच्छी तरह से किया हुआ इसमें होमवर्क, तो उसमें डायरेक्ट PYQs आप कर सकते हो, ठीक है। तो PYQs, सेलेक्टेड PYQs मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाले हुए हैं, वो सेलेक्टेड PYQs आपको करने हैं। पिछले जो ठीक ठाक जो सेलेक्ट कर लिए मैंने, ताकि सारी वेराइटी उसमें कवर हो जाए, वो मैंने आपको बता दी है। तो ये ध्यान रखना आपको,
ये नेक्स्ट कल ये हम डिस्कशन करेंगे, और कल हम स्टार्ट कर देंगे डी ब्रोगली, वेवलेंथ और हाइजनबर्ग। तो मुझे लगता है मैक्सिमम 3 लेक्चर में हम ये कंप्लीट कर देंगे। आज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है ना, अच्छी तरह फिर। ठीक है, पूरा स्केड्यूल दूंगा, डोंट वरी, तुम्हें पूरा स्केड्यूल दे दूंगा, चिंता मत करो, मिल जाएगा। तुम्हें केवल फॉलो करना है, तुम पहले होमवर्क करो, उसके आगे की टेंशन मत लो, ठीक है ना। बाय बाय।